Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the marginal propensity to save. Before that I have already discussed about the average propensity to save. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू से ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आइए समझते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ एडिशनल डिस्पोजल इनकम दैट इज सेव बाय कंज्यूमर। एक एडिशनल डिस्पोजल इनकम जो किसी भी कंज्यूमर के द्वारा सेव किया जाता है, बचाया जाता है, उसे ही हम एमपीएस कहते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फॉर एनी इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट हाउ मच वन इज़ विलिंग टू सेव। कितना उसकी इच्छा है सेव करने की। यूजुअली ए फ्रैक्शन फॉर ईच एडेड डॉलर ऑफ इनकम। सिंपल वे में इसकी फॉर्मूला जानेंगे। एमपीएस एपीएस का फॉर्मूला जैसे हम लोग जाना था कि सेविंग बाय इनकम होता है, यानी कि एस बाई वाई। तो इसी तरह से एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। व्हेन नेशनल इनकम गोज अप फ्रॉम ₹100 करोड़ to ₹200 crore, saving also goes up from 0 to ₹30 करोड़। जब नेशनल इनकम 100 से 200 रुपया करोड़ की तरफ बढ़ता है तो सेविंग भी हमारा क्या होता है, 0 से 30 करोड़ के ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे 30/100 यानी कि 30%। तो वैल्यू ऑफ एमपीएस लाई ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। वैल्यू ऑफ एमपीएस क्या होता है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। इट्स रीज़न, इसका कारण यह है कि इफ़ एडिशनल इनकम इज़ इंटायरली कंज्यूम देन देयर इज़ नो सेविंग मेकिंग एमपीएस इक्वल टू 0। इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव देन एमपीएस इक्वल टू 1। जब इंटायर इनकम जो है, पूरा जो इनकम है सेव नहीं होता है तो वो 0 के बराबर होता है एमपीएस। और जब पूरा इंटायर इनकम सेव हो जाता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी के बराबर 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कैसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल फार्मूला इससे पहले मैंने बताया डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ये वाई जो है वो डिस्पोजल इनकम को बताता है। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू किस बात को रिफर करता है, तो रेशियो ऑफ चेंजेस इन सेविंग। सेविंग में जो भी रेशियो चेंजेस होता है टू चेंज इन टोटल इनकम। सपोज दैट पूरे इनकम में जो भी चेंजेस होता है सेविंग में उसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में एमपीएस जो है वो वेरीज करता है। एमपीएस इक्वल टू 1 इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव। अगर पूरा एंटायर एडिशनल इनकम जो है सेव होता है तो एमपीएस 1 के बराबर होता है। इन सच ए केस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई देन एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीएस इक्वल टू 0 इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। अगर एमपीएस 0 कब होता है, जब इंटायर एडिशनल इनकम को कंज्यूमर कंज्यूम कर जाता है। इन सच केसेस, उस केस में क्या होता है कि डेल्टा एस जो होता है वो 0 के बराबर होता है, देन एमपीएस इक्वल टू 0। और जब डेल्टा एस 0 के बराबर होता है तो एमपीएस भी 0 के बराबर होता है। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। एमपीएस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एमपीएस 0 के बराबर होता है। अब आइए जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में रिलेशंस क्या होता है। द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी और एपीएस के का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। इट कैन बी प्रूव एज अंडर वी नो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, यानी कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस। और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई वी गेट एपीसी प्लस एपीएस
1। अगर हम y को भी y से डिवाइड कर दे, y बाई सी कर दे प्लस y s बाई y कर दे तो वो हमारा APS निकल जाएगा, यानी कि APC प्लस APS इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बिकॉज इनकम इज आइदर यूज्ड फॉर कंजप्शन और फॉर सेविंग, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज कम इन एग्जामिनेशंस। रिलेशनशिप हमेशा पूछे जाते हैं। तो सम ऑफ MPC एंड MPS इज इक्वल टू 1। MPC और MPS जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। वी नो डेल्टा Y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डेल्टा Y से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। बिकॉज टोटल इंक्रीमेंट इन इनकम इज आइदर यूज्ड फॉर कंजप्शन or for saving. Investment refers to the expenditure incurred on creation of new conditions. Now I hope you all of you understand all the topic which I have already discussed. If you like the video, please share with your friend, and if you have any problem, write in the comment. Thanks, and thanks for watching.